हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए एंड पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन चल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एड्स के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी यहाँ से सवाल आते हैं एंड नीट वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। देर नहीं कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक लंबा होने वाला है, क्लास भी लंबी होने वाली है और इसको हमको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे किसकी, एड्स की। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा साथ में एड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो AIDS लिखा है ना, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है बेटा इसका? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो बेटा, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? एड्स क्या है? एक तरीके की इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है। इम्यून सिस्टम की क्या है? डेफिशिएंसी है, जो क्या की जाती है बेटा? जो एक्वायर की जाती है किसी पर्सन द्वारा उसकी लाइफ टाइम में। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एक तरीके की इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी जो है किसी पर्सन द्वारा क्या की जाती है? एक्वायर की जाती है। उसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं बेटा? एड्स कह रहे हैं। ठीक है, तो चलो बेटा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। तो पहली बात क्या लिखेंगे बेटा? इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो पहली बात क्या लिखेंगे? इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during lifetime of individual। ठीक है, जो एक्वायर की जाती है किसी इंडिविजुअल द्वारा, कब? उसकी लाइफ टाइम में। यानी जो ये क्या है बेटा? एक तरीके की इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है जो किसी पर्सन द्वारा उसकी लाइफ टाइम के समय क्या की जाती है? एक्वायर की जाती है। यानी पर्सन इसको कब ग्रहण करता है? अपने जीवन के किसी भी अवस्था में इसको ग्रहण करता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग इसके रीजन पर। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो एड्स किसके कारण होता है बेटा? एड्स किसके कारण होता है? एड्स होता है बेटा एक वायरस के कारण जिसका नाम है HIV। तो लिखो, एड्स इज caused by a virus named HIV, ठीक, which full name is, जिसका पूरा नाम क्या है बेटा? जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है बेटा? जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अच्छा, अब क्या ये बेटा जो एड्स है क्या है? कोई एक बीमारी है? नहीं बेटा, ये क्या है? एक तरीके का क्या है? सिंड्रोम है। देखो यहाँ पर क्या लिखा आपने? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? सिंड्रोम है। अब सर ये सिंड्रोम क्या होता है बेटा? तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कई चीज़ों के सिम्टम्स एक साथ हों तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कह रहे हैं। ठीक है, तो सिंड्रोम क्या है बेटा? सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिंड्रोम क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। अच्छा ठीक है सर, एड्स क्या है? एक तरीके का सिंड्रोम है। किसके कारण होता है सर? HIV के कारण होता है। ठीक है, सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही हम सिंड्रोम नाम दे रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें तो हो गई। तो सर पहली बार एड्स को कब देखा गया था बेटा? एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। पहली बार कब देखा गया था? 1981 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? एड्स इज first reported in 1981।
पहली बार कब देखी गई थी बेटा? 1981 में देखी गई थी। लेकिन अब सिनारियो कुछ ऐसा है कि ये पूरी दुनिया भर में क्या हुई है, बहुत तेज़ी से फैल गई है। एक मिनट बेटा, इंक ज़्यादा हो गई इस मार्कर में। देखो एक मार्कर में इंक ही नहीं है, एक मार्कर में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ठीक है, चलो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, एड्स एक डिजीज़ है, सॉरी सिंड्रोम है, जो पहली बार कब देखा गया था बेटा? 1981 में देखा गया था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो एड्स का वायरस है ना, ये एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो यहाँ पर डायग्राम आएगा नहीं, डायग्राम इस साइड में आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं बेटा स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ HIV। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, और देखने के बाद कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और इसको अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है जो पर्सन अपने लाइफ टाइम में क्या करता है, एक्वायर करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दी, डेफिनेशन बना दी। एड्स का रीज़न क्या है बेटा? एड्स कॉज किया जाता है किसके द्वारा? एक वायरस के द्वारा जिसका नाम है HIV, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और सिंड्रोम क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। एड्स पहली बार कब देखी गई थी? 1981 में देखी गई थी। ध्यान सुनेंगे बेटा, एड्स पहली बार कब देखी गई थी? 1981 में देखी गई थी। उसके बाद के 20-25 सालों में ना पूरे दुनिया भर में फैल गई और बहुत जानलेवा बीमारी बन गई। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं बेटा। अब इस HIV वायरस का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि HIV फैलता कैसे है। ठीक है, तो चलो बेटा, सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले ऐसे एक गोला बनाएंगे। ठीक है, पता नहीं गोल बना है कि नहीं बना है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि क्या है, एक राउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, इसमें ऐसे छोटे छोटे गैप्स देके यहाँ पर क्या बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, हो सके तो साथ साथ आप बनाते जाइए, साथ साथ बनाते जाएंगे। चीज़ें कैसे बनानी है ये आपको क्लियर होता जाएगा। बेटा बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने की तकनीक आपको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं बेटा, हम बना रहे हैं एड्स वायरस का एक डायग्राम। ठीक है, एड्स वायरस का नाम क्या है, HIV। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं बेटा, हम लोग बना रहे हैं HIV का डायग्राम। एक मिनट, ये गोला हमारा टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा। अब जैसे बन पा रहा है बेटा, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अभी संसाधनों का थोड़ा सा अभाव है। जब अपने पास भी बढ़िया संसाधन होंगे तो अपन भी बढ़िया बढ़िया सा फोटो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बनी बनाई फ़ोटो से नहीं पढ़ाएंगे, बना के फ़ोटो पढ़ाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपके पास तकनीकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सुविधाएं ज़्यादा है, अगर मान लो ये व्हाइट बोर्ड की बजाय अभी क्या होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, तो ऐसे बना बनाया फ़ोटो में रख देता, समझा देता, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है यार, फिर आप उस तरीके से समझ नहीं पाओगे और मैं आपको प्रॉपर समझा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो जब टीचर क्या करता है ना, जब बना के वो सिखाता है ना आपको, तो आपको क्या पता चलता है, बनाने की टेक्निक पता चलती है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से अरेंज होती हैं ये पता चलता है। ठीक है, बाकी 3D में तो आपको दिखा ही सकते हैं। ठीक है, बुक के थ्रू आप देख सकते हो, गूगल पर इमेज देख सकते हो इनकी। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है ना, ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे रेड डॉट वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये जो बीच में पार्ट है ना, इसको ऐसे रेड डॉट वाला हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए, इसके बाहर यहाँ पर ये जो आपने छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बना रखी है ना, इनके बाहर यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बैठा दीजिए। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बैठा दीजिए। इसको ग्रीन कलर से इसलिए हम बना रहे हैं बेटा, क्योंकि ये ब्लू वाले से क्या है, अलग है बेटा। क्या है ये, अलग है।
चलो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ों को लेबल करते हुए चलते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये आपका, ये क्या है, आपका लिपिड बाइलेयर है। लिपिड क्या है, ये बाइलेयर है। ठीक है, अब आप याद करिए, कभी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की बाइलेयर होती है। तो ये क्या करता है, ये वायरस जिस सेल के ऊपर अटैक करता है ना, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या चुरा लेता है, लिपिड चुरा लेता है। और ये लिपिड कैसा होता है बेटा, बाइलेयर होता है। तो ये आपको जो रेड कलर का पोर्सन दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में आपकी ये लिपिड की बाइलेयर है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सबसे बाहर की ओर दिख रहा है ना, ये जो सबसे बाहर की ओर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं GP120 प्रोटीन। ठीक है, GP120 प्रोटीन, ये इसका क्या है बेटा, नाम है। जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है बाहर बाहर ना, चलो इसको थोड़ा सा और ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इसमें हरियाली ला देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो और आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना बेटा, एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीके की प्रोटीन है जिसको हमने क्या नाम दिया, GP120 प्रोटीन। क्या है बेटा, ये एक तरीके की प्रोटीन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, GP120 प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे एक ब्लू वाला पार्ट है। देखो ये ब्लू वाला पार्ट, चलो इसको भी थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको और ब्लू कर देते हैं ताकि आपको आराम और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना बेटा, एक्चुअल में क्या है, ये ब्लू वाला पार्ट क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में एक प्रोटीन है जिसका नाम हमने लिखा GP41 प्रोटीन। क्या है बेटा, GP41 प्रोटीन। एक्चुअल में ये जो नंबर्स लिखे हैं ना 120, 41, ये क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या है बेटा, ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये एक्चुअल में ये जो नंबर है जैसे 41, 120, ये क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर आर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। जैसे 41 लिखा है, 120 लिखा है, तो ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट है। अच्छा, अब बेटा इसके अंदर चलते हैं, इस गोले में चलते हैं। अब इस गोले के अंदर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, चलो एक प्रोटीन है ऐसे, चलो इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं बेटा P17 प्रोटीन। क्या कह रहे हैं इसको, P17 प्रोटीन कह रहे हैं। ये जो अंदर आपको ब्लैक कलर की दिख रही है। अब इसके और अंदर चलते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक और प्रोटीन लेयर बनाते हैं जिसको हम कैप्सिड नाम देंगे। ठीक है, चलो अब ये जो आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको बेटा ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके की प्रोटीन है। ये भी क्या है, एक तरीके की प्रोटीन है जिसको मैं कह रहा हूँ P24 प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है, P24 प्रोटीन। एक मिनट बेटा, मार्कर चेंज करता हूँ मैं, मार्कर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ बेटा मैं, ये हो गए 17, ये हो गया 24। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या बनाते हैं, ऐसे करके ये क्या है बेटा, ये आरएनए है। ये क्या है, ये क्या है, ये आपके सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कितनी बार मौजूद है, 2 बार मौजूद हैं। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, तब क्या लिख सकते हैं, इसी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस इज कॉल्ड डिप्लॉयड। क्या कहलाता है बेटा, ये डिप्लॉयड कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं कि HIV हैव
टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, that's why HIV virus is called रेट्रोवायरस। ठीक है, अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के साथ साथ और इसमें क्या है बेटा, और इसमें क्या है, और इसमें क्या है, देखो यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं दो एंजाइम। एक एंजाइम ये ब्लैक वाला हो गया और एक एंजाइम हम लोग ग्रीन कलर से बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है, चलो पहले ग्रीन वाला बना लेते हैं। ग्रीन वाला जो एंजाइम है ना, इसको नाम दिया बेटा हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये आगे क्या काम करेगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ब्लैक वाले हैं ना, इन एंजाइम्स को क्या कह रहे हैं बेटा, इन एंजाइम्स को क्या कह रहे हैं, ये हैं वायरस इंटीग्रेज एंजाइम। वायरस इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है, अब इस वायरस को, ये जो वायरस का फोटो आप देख रहे हो, किस कौन से वायरस का, HIV वायरस का, ये जो HIV वायरस का फोटो आप देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और साथ साथ में क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। दैट्स वाई इस वायरस को आप क्या कहते हो, रेट्रोवायरस। तो यहाँ पर एक बात और ऐड कर सकते हो कि HIV वायरस है टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, प्लस यहाँ पर एक बात और क्या लिख सकते हो कि इसके पास और क्या होता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। दैट्स वाई HIV वायरस इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के लिए क्या होना चाहिए बेटा, RNA होना चाहिए एज जेनेटिक मटेरियल, प्लस और क्या होना चाहिए बेटा, और होना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो ये बात है बेटा किसकी, ये बात हो गई अभी इस HIV वायरस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि किसी एक पर्सन को एड्स का इन्फेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है ना, कि मान लो हमारी बॉडी में एड्स का वायरस आ ही गया, यानी HIV इंटर कर ही गया, तो अब HIV की एंट्री के बाद बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आने लग जाते हैं जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि इम्यून सिस्टम एकदम ना के बराबर हो जाता है और बहुत सारे डिजीज़ हमको हो जाती हैं। तो वो सारी प्रोसीजर कैसे होती है, ये सारी चीज़ें अभी हमको सीखनी है। तो फटाक से आप क्या करेंगे बेटा, फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, देन मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और लिख लीजिएगा बेटा, ये जो P24 है, ये जो अंदर अंदर क्या बना हुआ है बेटा, ये जो P24 है ये वाला, ठीक है, ये P24 क्या बनाता है बेटा, ये कैप्सिड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये कैप्सिड है। तो ये हो गई बात बेटा किसकी, ये हो गई बात बेटा HIV के फोटो की। अब HIV के इस डायग्राम को आप बेटा क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको रफ करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक ह्यूमन जो है वो प्राप्त करता है HIV वायरस को। ठीक है, एक HIV वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है किसी पर्सन में, ये सारी बातें हमने करनी है आगे। ठीक है, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा। चल बेटा, इसको रफ करते हैं पूरे को, वहाँ फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लिखना है तो आपको लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो प्रोटीन बनाई थी बेटा मैंने, ये वाली, ये क्या थी, ये GP120 थी, और ये ब्लू वाली क्या थी, ये GP41 थी। इन दोनों को मिलाकर बेटा स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। आप ये भी लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, ये आप जानते रहिएगा कि इनको क्या कहते हो, आप स्पाइक प्रोटीन कहते हो। ठीक है, चलो अब मैं रफ करता हूँ सब। चलो अब बात करते हैं बेटा किसकी, कि एक पर्सन को एड्स का इन्फेक्शन कैसे होता है, यानी HIV वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली लाइन क्या लिखते हैं कि हाउ अ पर्सन
गेट इन्फेक्टेड बाय HIV। HIV के द्वारा HIV का इन्फेक्शन किसी एक पर्सन को कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होता है बेटा, तो यहां पर लिखते हैं देयर आर फॉलोइंग वेज by which a person get infection of HIV। पूरी की पूरी नोट्स बेटा मैं लिखता चलता हूँ यहाँ पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी बेटा कॉपी में इसको एज इट इज़ लिखते चला करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनी रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि हाँ सर ने ऐसे पढ़ाया था, हमने ऐसे पढ़ा था, ये सीक्वेंस था, ठीक है। तो पहला क्या लिखते हैं बेटा, बाई इन्फेक्टेड निडल, ठीक है। अब इन्फेक्टेड निडल से कैसे फैलता है वो सुनो। देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, मान लो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर उन्हीं में ये मोस्ट कॉमन है कि निडल के इन्फेक्टेड निडल के यूज़ से कैसे हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए बात को। होता क्या है बेटा कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो नशा वगैरह बहुत करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं एकांत खंडहर जैसी जगह में मिलते हैं, ठीक है। किसी एकांत जगह मिलेंगे जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, जहाँ पर उनको कोई देख ना पाए, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर वो अपना क्या करते हैं, नशा तैयार करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं बेटा, इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से क्या किया उन्होंने, अपने उसको अंदर इंजेक्ट कर लिया। अब मान लो सपोज करो कि 10 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं बेटा, 10 लोग हैं। अब 10 लोगों में से किसी एक पर्सन को HIV का संक्रमण है, ठीक है, किसी एक पर्सन को HIV का संक्रमण है। अब मान लो मैं, देखो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में से किसी एक पर्सन को HIV का संक्रमण है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कैसे फैलता कैसे है। पहले व्यक्ति ने इंजेक्ट किया, उसको HIV नहीं था, उसने इंजेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब फिर इतना नशे में धुत रहते हैं ना, उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमको करना क्या चाहिए, क्या चीज़ सेफ़ है, क्या अनसेफ है, ये चीज़ें उस टाइम पे समझ में नहीं आती। उनको बस आता है किसी तरीके से इसको अपने अंदर इंजेक्ट करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, बस इतना समझ आता है उनको उस टाइम पर, ठीक है। तो देखो बहुत ख़राब चीज़ें हैं इस तरीके की, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब लोगों की मेंटेलिटी है, उसमें क्या ही किया जा सकता है। तो देखो पहले बंदे ने इंजेक्ट किया, उसको HIV नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वही सेम निडल में फिर से क्या किया, ड्रग भरी और फिर से क्या किया, दोबारा से इंजेक्ट किया दूसरे पर्सन ने, उसको भी HIV नहीं था, कोई बात नहीं। फिर वही निडल किसके पास चली गई, तीसरे के पास। तीसरा ने क्या किया, अब कौन बार बार निडल करे, बार बार निडल कौन चेंज करे, 10 रुपये 5 रुपये की निडल आती है, कौन इतना पैसा वेस्ट करे, उसी में काम चला लेते हैं, यही सोच के वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरे बंदे ने उसमें ड्रग भरी और अपने अंदर इंजेक्ट किया, और तीसरा बंदा वही बंदा था जिसको क्या था, HIV था। अब बेटा उस निडल पर क्या आ गया, HIV का वायरस आ गया। अब वही निडल जब चौथे बंदे ने अपने अंदर डाली तो उसके अंदर HIV का संक्रमण, पांचवें ने डाली उसके अंदर, छठवें ने डाली उसके अंदर। तो ऐसे क्या हुआ बेटा, एक पर्सन से और पर्सन में स्प्रेड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बेटा, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड निडल द्वारा जो फैलता है ना, मैक्सिमम ये कहाँ पर फैलता है, ये उन लोगों में फैलता है ना जो ड्रग एडिक्ट होते हैं और इंट्रावेनस क्या करते हैं बेटा, ड्रग लेते हैं, यानी सुई के माध्यम से अपने वेन में जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उनमें जो वेन्स होती है ना, वेन के अंदर क्या करते हैं बेटा, ये इंजेक्ट करते हैं किसको, ड्रग को, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन है उनके अंदर। तो आइए लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, दिस मेथड ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड इज मोस्ट कॉमन इन ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है, who take intravenous it by intravenous injection, ठीक है। किसको द्वारा लेते हैं बेटा, इंट्रावेनस इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। तो ये तो हो गया बेटा कौन सा मेथड, पहला मेथड। अब आइए चलते हैं बेटा दूसरे मेथड में। दूसरे मेथड में क्या है बेटा, बाई इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
ठीक है, बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये क्या है बेटा, देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ना जिसमें एक रेगुलर टाइम के बाद पेशेंट का ब्लड क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना कि बहुत जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो ये जो ब्लड को बदलने की प्रोसेस है ना, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां पेशेंट को होती हैं अगर, जिसमें उनका हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर ही उनका ब्लड क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। कुछ ऐसी भी गंभीर स्थितियां होती हैं जहां पर हर 2-3 दिन बाद बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर पर्सन के अंदर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, लगातार उसका ब्लड क्या हो रहा है, बदला जा रहा है, तो वहां पर ये चांसेस होते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर गलती से ही सही बट इन्फेक्टेड ब्लड का क्या हो जाए, ट्रांसफ्यूजन हो जाए। मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर HIV का इन्फेक्शन है वो उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, कब, जब पर्सन के अंदर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, यानी बहुत जल्दी जल्दी बहुत कम गैप में उसका ब्लड क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब होता है बेटा, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन डन इन दोज पीपल हु नीड्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। पहला इन्फेक्टेड एंडिल द्वारा, दूसरा कैसे, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, थर्ड मेथड। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड क्या है हमारा, चलो कहाँ गया ब्लू यार। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा, बाई इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा, मान लीजिए क्या है बेटा, मान लीजिए कोई एक मदर है जिसके अंदर HIV का इन्फेक्शन है। अब आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पर हमने प्लेसेंटा पढ़ा था। अभी बीच में भी मैंने जब एंटीबॉडी सिखाया था आपको, तो वहाँ पर भी सिखाया था। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है कि मदर के ब्लड में अगर HIV का इन्फेक्शन है बेटा, तो HIV का वायरस उस प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जा सकता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर मदर के ब्लड में HIV का इन्फेक्शन है, मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है, तो उसकी प्लेसेंटा के थ्रू HIV वायरस क्रॉस करके प्लेसेंटा को कहाँ जा सकता है, फीटस में जा सकता है, और फीटस को HIV इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इन such infection, if mother is HIV positive, then वायरस, कौन सा वायरस बेटा, HIV वायरस, then HIV वायरस कैन cross placenta and goes into the fetus and infect fetus in mother's womb। माँ के गर्भ में ही क्या कर सकता है बेटा, माँ के वुम में ही क्या कर सकता है, फीटस का इन्फेक्शन कर सकता है। कौन, मदर के अंदर से प्लेसेंटा के थ्रू गया हुआ HIV वायरस। ठीक है, वो इस फीटस को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ये हो गए बेटा 3 बातें। अब हम लोग चलते हैं चौथी बात में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात बेटा, चौथी बात क्या है बेटा, देखो पर्सन जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा यहां पर, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है बेटा, कोई एक पर्सन है
चाहे वो मेल मान लीजिए चाहे फीमेल मान लीजिए, उसके क्या है बेटा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। क्या है बेटा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, यानी उसके कई सारे लोगों के साथ शारीरिक संबंध हैं। ठीक है, अब मान लो कोई एक पर्सन XYZ कोई भी है, चलो मान लो पर्सन एक ए है। अब इसके कई सारे लोगों के साथ क्या है बेटा, इसके कई सारे लोगों के साथ कैसे संबंध है बेटा, इसके कई सारे लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हैं, ये कई सारे पर्सन के साथ इसके क्या हैं, शारीरिक संबंध है। तो मान लो अगर इसने 10 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया, उनमें से कोई एक बंदा ऐसा था, कोई एक बंदा ऐसा था या फिर कोई एक फीमेल ऐसी थी जिसको क्या था बेटा, HIV था। ठीक है, मान लो कोई पर्सन ए है जो मेल है, ये 10 फीमेल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है, या फिर कोई ये क्या है बेटा, फीमेल है, इसके साथ 10 मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे केसेस में क्या चांसेस हैं बेटा, ऐसे केसेस में अगर ये पर्सन आपस में अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी प्रोटेक्शन के, जैसे आपने पढ़ा था ना बेटा, आपने जब फैमिली प्लानिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पर आपने कॉन्डोम्स वगैरह का यूज़ पढ़ा था कि उसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो सेम वही चीज़ें बेटा, अगर कॉन्डोम्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप प्रोटेक्टेड कहोगे कि मेल का जो पार्ट है वो फीमेल के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आ पाता, बीच में क्या आ जाता है, कॉन्डोम की लेयर आ जाती है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना हो, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो, तब क्या होगा बेटा, तब क्या होगा, तब मेल का जो कनेक्शन होगा फीमेल के साथ वो क्या होगा, डायरेक्ट स्किन टू स्किन होगा। ठीक है, तो वही मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो ये कोई एक फीमेल है, ठीक है, इसके साथ 10 लोगों के शारीरिक संबंध है, इनमें से कोई एक बंदा अगर ऐसा है ना, कोई एक बंदा ऐसा है जो HIV इन्फेक्टेड है, जिसमें क्या है, HIV का संक्रमण है, यानी HIV पॉजिटिव है। अगर उसने इस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसने HIV का वायरस किस में ट्रांसफर कर दिया, इस फीमेल में। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 लोगों के इसके साथ क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जैसा संबंध है। ठीक है, अब इनमें से ये बंदा ऐसा था ना, इसने ये क्या किया बेटा, इसमें HIV डाल दिया। अब बाकी के लोग जो इससे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं ना, उनके अंदर HIV क्या हो रहा है, इस फीमेल के द्वारा HIV उनमें ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, देखो हो रहा है ना ट्रांसफर। इस मेल ने इस फीमेल में ट्रांसफर किया, बाकी सारे मेल में किसने ट्रांसफर कर दिया, इस फीमेल ने बाकी सारे मेल्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इस मेल से ये फीमेल इन्फेक्टेड हुई और इस फीमेल के साथ जितने लोगों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया वो सब के सब क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, HIV का इन्फेक्शन फैला कि नहीं फैला। ये बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा तरीका है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, HIV का वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो सबसे मेन रीज़न जो है ना, इस टाइम पर, आज के टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा, सारे लोग तो ड्रग एडिक्ट नहीं हैं, सारे लोग के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही कम मदर ऐसी होंगी जिनके फीटस में ऐसा ट्रांसफ़र होता होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैलने वाला, ये HIV को फैलाने वाला जो सबसे गंदा तरीका है ना, जो सबसे ज़्यादा घातक तरीका है, वो कौन सा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, द पर्सन, इफ़ अ पर्सन लिखो, इफ़ अ पर्सन हैव many sexual partners, they have high risk, of getting HIV infection, high risk of getting HIV infection। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा। तो कितने रीज़न मैंने बताया आपको, 4, इन्फेक्टेड नीडल द्वारा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में, जिनके क्या होते हैं बेटा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उन लोगों में ये फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं बेटा कि HIV एक्चुअल में आपकी बॉडी में क्या करता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर बेटा आप बढ़िया से हेडिंग लगाइए और यहाँ पर आप लिखिए कि मान लो एक पर्सन है जिसको HIV का संक्रमण हो ही गया, मान लो एक पर्सन है जिसको HIV का संक्रमण हो ही गया, तो अब वो HIV का वायरस उस पर्सन के अंदर किस तरीके से अपना खेल करता है ना, ये चीज़ें हमको समझनी है, और वो कैसे उस पर्सन को ना एकदम मौत के घाट पे पहुंचा देता है कि भैया अब आपका कहानी खत्म होने वाली है। ठीक है, HIV क्यों इतना डेडली है, आइए हम लोग समझते हैं बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हाउ HIV cause severe deficiency
डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, या फिर अब हम समझ लो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, फंक्शनिंग ऑफ HIV इन ह्यूमन बॉडी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेते ना तो यही चीज़ मैं वहाँ से शुरू करता तो फिर कई सारे, देखो ये क्या है ना बेटा, ये कई सारे स्टेप की चीज़ें हैं। अब बहुत ही अच्छे से इसको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो इसको अगर मैं यहाँ से शुरू करता ना तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, देन हम इस टॉपिक को ना वहाँ से शुरू करते हैं ताकि पूरा बोर्ड को कवर कर पाएँ। ठीक है, अभी यार यहाँ पर करूँगा फिर यहाँ इतना दूर भरेगा, फिर से मैं मिटाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसको वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, करो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, इसको क्या करते हैं, हम रफ करते हैं पूरे को। चलो बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, फंक्शनिंग ऑफ HIV इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में HIV की फंक्शनिंग कैसे होती है, यानी ह्यूमन बॉडी में HIV कैसे इंटर करता है और फिर क्या करने लग जाता है और फिर किस तरीके का मैकेनिज्म वो ड्रॉ करता है कहाँ पर, बॉडी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले समझ लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल फीमेल है, एक क्या है बेटा, नॉर्मल फीमेल है, लेकिन इसके पास क्या है बेटा, इसके पास है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। इसके पास क्या है बेटा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। ठीक है, यानी कई लोगों के साथ इसके शारीरिक संबंध है। ठीक है, अब इस फीमेल का थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लेते हैं हम लोग, ऐसे कई बार हम लोगों ने बनाया है, एक बार फिर बना लेते हैं। चलो, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गई इसकी वेजाइना, ऐसे। ठीक है, अब मान लो किसी पर्सन के साथ इसने क्या किया बेटा, किसी पर्सन के साथ इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। जब किसी पर्सन के साथ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो वो मेल जो है ना बेटा, वो क्या करता है, अपना सीमेन रिलीज करता है कहाँ पर, वेजाइना में। तो ये क्या है बेटा, ये है सीमेन ऑफ मेल। ठीक है, अब ये जो पर्सन इसके साथ, ये नॉर्मल फीमेल थी और ये मेल जो इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है बेटा, अगर ये मेल इन्फेक्टेड है किससे, HIV से, तो यहां पर क्या लिख देते हैं बेटा, सीमेन ऑफ मेल विच इज HIV पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो मेल है ना, ये क्या है बेटा, HIV पॉजिटिव है, यानी इसको HIV का संक्रमण है। अब HIV का संक्रमण है बेटा, तो जब ये अपना सीमेन रिलीज करता है कहाँ पर, इस वेजाइना में, तो इसके सीमेन में बहुत सारे HIV के वायरस होते हैं जो कहाँ आ जाते हैं बेटा, जो आ जाते हैं फीमेल की वेजाइना में। सीमेन में भर के HIV वायरस होते हैं जो कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर। अब क्या है बेटा, इसमें ये जो रेड डॉट्स बना रहा हूँ मैं, ये रेड डॉट्स क्या है, ये रेड डॉट्स HIV वायरस हैं। अब ये कहाँ गए बेटा, ये अंदर गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँच गए इसके अंदर। अब फीमेल में इन्फेक्शन हो गया किसका, फीमेल में इन्फेक्शन हो गया बेटा किसका, HIV का। HIV कहाँ पहुँच गया, अब फीमेल में, जो अभी तक कैसी थी, नॉर्मल थी, अब उसमें क्या आ गया बेटा, HIV का वायरस आ गया। अब HIV का वायरस यहाँ पर आने के बाद क्या घटित होगा, वो हम लोग ध्यान से सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं और समझने वाले हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टेप 1। अब आप याद करिए बेटा जरा, इम्यूनिटी में अभी कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी में होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो उस वायरस को कैप्चर करते हैं, उसके बाद फिर कहीं और ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 1 में क्या होगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग
सेल्स ऑफ बॉडी कैप्चर वायरस। क्या कर लेती है बेटा, वो कैप्चर कर लेती है किसको, वायरस को। अच्छा, अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एग्जांपल दिया था मैंने। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, मैंने वहाँ पर बताया था। आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिए, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ 30 सेकंड के लिए, आप फटाक से लिखिए जरा उसको तो, ठीक है, कि वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स क्या थे, कौन से एग्जाम्पल्स थे बेटा। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से थे। तो मैंने उस टाइम पर 2 सेल्स आपको बताए थे, एक तो थे डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, और एक तो बेटा मैक्रोफेज। ठीक है, तो इस केस में क्या होते हैं बेटा, इस केस में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं बेटा, मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, अब मैक्रोफेज क्या होते हैं बेटा, ये एक तरीके के मोनोसाइट्स हैं। क्या है बेटा, एक तरीके के ये मोनोसाइट्स ही हैं। देखो होता क्या है कि जब टिश्यू स्पेस में ये मोनोसाइट्स जब टिश्यू स्पेस में पहुंचते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेज। तो मोनोसाइट्स क्या लिखते हैं बेटा, व्हेन दे रीचेस इन टिश्यू स्पेस they become मैक्रोफेज। ठीक है, ये जो मोनोसाइट्स है ना, जब ये कहाँ पहुँचते हैं बेटा, टिश्यू स्पेस में पहुँचते हैं, तो क्या बन जाते हैं बेटा, मैक्रोफेज बन जाते हैं। अब ये मैक्रोफेज है, देखो अब यहाँ पर एक मैक्रोफेज का फोटो बनाते हैं और उसमें रेड कलर का वायरस डालते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, मेरा एक मैक्रोफेज सेल है। ठीक है, यहाँ पर इस मैक्रोफेज सेल ने क्या किया, इस वायरस को अपने अंदर कैप्चर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये क्या है बेटा, मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज सेल विद कैप्चर्ड वायरस। वायरस को इसने क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब चलेंगे हम लोग दूसरे स्टेप में। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर, स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या घटित होता है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, मैक्रोफेज ने यहाँ से वायरस को पकड़ लिया है, अपने अंदर कैप्चर कर लिया। अब ये कहाँ जाएगा बेटा, अब ये जाता है अपने नज़दीक के किस में, लिम्फॉइड ऑर्गन में। कहाँ जाता है बेटा, लिम्फ नोड में जाता है। चलो सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर कि ये जो माइक्रोफेज है ना, ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा बेटा, लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएगा। कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें हम किसको काउंट करते हैं बेटा, लिम्फ नोड को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलो आगे करते क्या है बेटा, ये माइक्रोफेज इस वायरस को लेकर कहाँ लेकर जाएगा, इसको लेकर जाएगा बेटा ये नियरेस्ट लिम्फ नोड में, जो क्या है एक तरीके का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा कि दिस माइक्रोफेज brings this virus to the nearest lymph node, which is a secondary लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, अब जरा आप दिमाग पे जोर डालिए कि जहाँ पर लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, जहाँ पर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं बेटा, वहाँ पर मेच्योर्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं ना। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, मेच्योर्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। देखो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके हमको ये बताइए कि यहाँ पर तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में तो मेच्योर्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं, ऐसे लिम्फोसाइट जो मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो मेच्योर होते कहाँ पर हैं, वो होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो अब आपके जो लिम्फोसाइट हैं, खास करके टी लिम्फोसाइट कहाँ मेच्योर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए जरा तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब आगे क्या होगा, अब आपका ये माइक्रोफेज इस वायरस को लेकर कहाँ पहुँच चुका है, ये पहुँच चुका है बेटा लिम्फ नोड में। तो सपोज करिए क्या है बेटा, ये क्या है, एक लिम्फ नोड है। ठीक है, क्या है बेटा, ये एक लिम्फ नोड है, ये है लिम्फ नोड। क्या है ये है बेटा लिम्फ नोड। अब यहां पर क्या होगा वो समझते हैं बेटा। यहां पर क्या होगा, ये आपका एक माइक्रोफेज है,
ठीक है। मैक्रोफेज के अंदर क्या है, ये एक वायरस है। जब ये लिम्फ नोड में आएगा ना बेटा, तो यहाँ पर एक खेल शुरू हो जाता है। खेल क्या शुरू हो जाता है सर, आइए देखते हैं बेटा। खेल ये शुरू हो जाता है कि वायरस क्या करता है बेटा, वायरस इस माइक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, वायरस मल्टीप्लाइज इन मैक्रोफेज। ठीक है, माइक्रोफेज के अंदर क्या करता है बेटा, ये मल्टीप्लाई करता है। तब क्या होगा बेटा, इस माइक्रोफेज के अंदर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे वायरस बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सारे क्या बन जाते हैं बेटा, वायरस बन जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, मेनी वायरसेस आर फॉर्म्ड इन मैक्रोफेज। अब कैसे बनते हैं बेटा, अभी मैं बताता हूं कि इससे ये इतने सारे वायरस कैसे बने। ठीक है, जब हम लोग टी हेल्पर सेल में वायरस का आक्रमण देखेंगे ना, तो जो काम टी हेल्पर सेल में वायरस करता है, सेम वैसा ही काम यहां पर करेगा। तो टी हेल्पर सेल में हम लोग डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे एक वायरस अपने ढेर सारी कॉपी तैयार करता है। ये काम जिस तरीके से वो टी हेल्पर सेल में करता है, सेम उसी तरीके से मैक्रोफेज में भी करता है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इतनी बात कर रहे हैं कि वायरस जो है मल्टीप्लाई कर लिया कहाँ पर, मैक्रोफेज में। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बहुत सारे वायरस बन गए। तो क्या लिखेंगे, मेनी वायरस आर प्रेजेंट इन मैक्रोफेज। ठीक है, तो सर अब क्या होगा, अब आप सोचो खुद क्या होगा। इतने सारे जब वायरस भर जाएंगे तो क्या ये सेल बेटा ऐसी ही रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी सर। तो सेल क्या होगी बेटा, सेल क्या होगी, सेल फट जाएगी, सेल बस्ट कर जाएगी और ये सारे वायरस क्या होंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो माइक्रोफेज है ना, ये ऐसे क्या हुई बेटा, बस्ट कर गई। बस्ट करने का मतलब ऐसे फट गई और सारे वायरस क्या हुए बेटा, ऐसे बाहर आ गए। ठीक है, ये सारे वायरस क्या हुए, ऐसे बाहर आ गए। ठीक है, ऐसे देखो आया था एक वायरस अंदर, लेकिन अंदर से क्या निकाल दिया इसने, बहुत सारे वायरस निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिख रहे हैं कि माइक्रोफेज क्या हुआ, माइक्रोफेज बस्ट कर गया, बहुत सारे वायरस क्या हुए, वायरस बाहर आ गए, वायरसेस कम्स आउट। ये सारा जो खेल चल रहा है ना, ये कहाँ चल रहा है, लिम्फ नोड के अंदर चल रहा है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी है ना, वो सब घटनाएं कहाँ घट रही हैं, लिम्फ नोड में घट रही हैं। अच्छा चलो सर, मान लिया ये वायरस बाहर आ गया, तो अब क्या होगा, अब होगा बेटा ये कि ये जो फिर बचा हुआ क्या है, ये बचा हुआ क्या है आपका, माइक्रोफेज के रिमेन्स हैं। तो ये माइक्रोफेज के क्या है, रिमेन्स है, ये माइक्रोफेज है, इसके अंदर के वायरस बाहर आ गए। अब ये क्या है बेटा, माइक्रोफेज, ये क्या है बेटा, ये माइक्रोफेज है जो बस्ट कर गई थी। अब इस माइक्रोफेज में क्या हो जाएगी बेटा, रिपेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रिपेयरिंग हो जाएगी। माइक्रोफेज रिपेयर करके फिर से वैसा बन जाता है, फिर से वैसा बन जाता है जैसा वो पहले था। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रोफेज की क्या हो गई, माइक्रोफेज की क्या हो गई बेटा, रिपेयरिंग हो गई। माइक्रोफेज रिपेयर हो गया और जैसे रिपेयर हुआ ना, उसने फिर से एक संक्रमण ग्रहण कर लिया, किसका, ये वायरस जो है ना, फिर से कहाँ पहुँच जाता है, इस माइक्रोफेज के अंदर। माइक्रोफेज का काम ही है यही कि वो वायरस को क्या करने आई थी, खत्म करने आई थी। वायरस का संक्रमण कहाँ हो गया, इसके अंदर हो गया। तो फिर से देखो, जो बहुत सारे वायरस निकले थे ना, उनमें से कोई एक जो है ना, इस माइक्रोफेज के अंदर पहुंचा और पहुंचने के बाद फिर से क्या बन गया, फिर से वही सिनारियो बन गया ना, जिस तरीके से माइक्रोफेज यहाँ आया था। तो फिर से वही साइकिल क्या होने लग जाएगी, रिपीट होने लग जाएगी। इस तरीके से एक ही माइक्रोफेज बार बार टूटेगी, बार बार फटेगी, बार बार रिपेयर होगी, फिर से वायरस का संक्रमण होगा, फिर से वो बहुत सारे वायरस बनाएगी। फिर से क्या होगा, देखो एक वायरस गया, फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे करके फिर से बहुत सारे वायरस बना देगा, फिर से माइक्रोफेज रिपेयर होगा, फिर से ये वायरस संक्रमण करेगा, इनमें से कोई एक संक्रमण करेगा, फिर से इसको यही हालत कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो गई है बेटा, माइक्रोफेज वो फैक्ट्री हो गई है ना, जो क्या कर रही है बेटा, एक ही माइक्रोफेज देखो बहुत सारे वायरस बना देगी। अभी एक माइक्रोफेज ने इतना सारा बनाया, इतना सारा बनाने के बाद ये माइक्रोफेज फटी, उसके बाद इसी लिम्फ नोड में क्या हुआ, इसी लिम्फ नोड में ये माइक्रोफेज रिपेयर हुई। रिपेयर होने के बाद फिर से जब सही हुई ना, तो तुरंत इसने किसका संक्रमण ले लिया, तुरंत इसके अंदर क्या इंटर कर गया, एक HIV का वायरस इंटर कर गया। HIV का वायरस जब इंटर कर जाता है बेटा, तो फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है जो पहले से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ऐसे बार बार ये रिपेयर होती रहेगी, बार बार ये करती रहेगी। तो यही एक सेल बहुत सारे वायरस बना देगी कि नहीं बना देगी। इस एक सेल ने इतने सारे वायरस बनाए, इनमें से एक इन्फेक्ट किया, बाकी सब बाहर चले गए किसी और इन्फेक्शन के लिए। और फिर यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इस
इससे सेम वही साइकिल चली और लगातार क्या होगा बेटा, बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो इस तरीके से ये जो माइक्रोफेज है ना बेटा, ये क्या हो गई है बेटा, माइक्रोफेज जो अभी ना वायरस की फैक्ट्री हो गई है, लगातार वायरस को बनाती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि एज माइक्रोफेज enters in lymph node, it produces new virus in very large amount, बहुत सारे वायरस को प्रोड्यूस कर देती है बेटा। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, इसी वजह से इसको फैक्ट्री ऑफ क्या कह रहे हैं, HIV कह रहे हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, किसको बेटा, इस मैक्रोफेज को। दैट्स वाई इट का मतलब यहाँ पर किससे है, यहाँ पर इट का मतलब किससे है बेटा, मैक्रोफेज से है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस। ये NCERT की लाइन है बेटा, याद रखिएगा कि फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस किसको कहते हैं, मैक्रोफेज को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीटेड फॉर्म में बहुत सारे क्या बनाता है बेटा, वायरस को बनाता रहता है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब आप याद करो, टी हेल्पर सेल कहाँ पर होती हैं, टी हेल्पर सेल क्या है बेटा, मैच्योर्ड टी लिम्फोसाइट सेल हैं। कहाँ पर होती हैं, वो होती हैं आपके लिम्फ नोड में, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। और लिम्फ नोड क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो यहाँ पर मान लिया क्या है, टी हेल्पर सेल है। सपोज करिए क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, एक टी हेल्पर सेल है। चलो किस कलर से बनाए, ब्लू कलर से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, ये टी हेल्पर सेल है, ठीक है। ये ब्लू कलर की क्या है, दीज आर टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। क्या है बेटा, टी हेल्पर सेल्स है। अब टी हेल्पर सेल को आप जरा याद करो, अपने दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिठा के याद करो। जब हमने पढ़ा था किसका, जब पढ़ा था पैथोजन का इन्फेक्शन किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपके इफेक्टर सेल्स बनते हैं, किस तरीके से आपके बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, किस तरीके से आपके बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स बन के एंटीबॉडी बनाती हैं, और कैसे फिर आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। तो मेन जो इम्यून सिस्टम का सेल है ना, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है, वो कौन सा है, TH सेल है, यानी टी हेल्पर सेल है, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हो आप, टी हेल्पर सेल कहते हो। अब देखो इधर, ये क्या है, टी हेल्पर सेल है। अब ये टी हेल्पर सेल कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन लिम्फ नोड, प्रेजेंट इन लिम्फ नोड। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट है लिम्फ नोड में। अच्छा, लिम्फ नोड में अब ये क्या करेंगे, वायरस को क्या करेंगे बेटा, वायरस के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो वायरस अब कांटेक्ट में किसके साथ आ रहा है, देखो मैक्रोफेज के साथ तो जो चक्र चला रहा है वो तो चला ही रहा है, लेकिन अब लिम्फ नोड में वायरस किसके कांटेक्ट में आ जा रहा है, वायरस कांटेक्ट में आ जा रहा है किसके, टी हेल्पर सेल के। और यहीं पर हो जाता है सबसे बड़ा खतरनाक इवेंट, ठीक है। ये जो आपका वायरस किसके संपर्क में आया, टी हेल्पर सेल के संपर्क में आया ना, यही सबसे खराब इवेंट है पूरे इस HIV का। अब भाई साहब ये तबाही ला देगा पूरे सेल, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। सबसे दिक्कत कहाँ पर होगी, सबसे दिक्कत तब होगी जब ये वायरस, ये जो HIV वायरस है, ये किसके कांटेक्ट में आएगा, ये कांटेक्ट में आएगा टी हेल्पर सेल के, और यहीं से फिर तबाही की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा, हुआ क्या, गलती किसकी है, गलती इस मैक्रोफेज की है, जो इसको कहाँ तक लेके चला आया, जो इसको लिम्फ नोड तक लेके चला आया। अगर लिम्फ नोड तक नहीं लेके आता तो ये आपका वायरस कभी संपर्क में नहीं आता किसके, TH सेल के, यानी टी हेल्पर सेल के। और सबसे बड़ी खतरनाक इवेंट तभी घट गई, सबसे बड़ा गलती वाला काम तब हो गया जब ये आपका वायरस किसके कॉन्टैक्ट में आ गया, टी हेल्पर सेल के कॉन्टैक्ट में आ गया। तो यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं बेटा, स्टेप नंबर 3 में क्या लिखते हैं कि in lymph node virus comes in contact with T helper cell, ठीक है। तो अब टी हेल्पर सेल के साथ
वायरस कैसे इंटरेक्ट करता है ये हम आगे सीखते हैं कि स्टेप 3 में कैसे ये वायरस इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा, टी हेल्पर सेल्स के साथ। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये वायरस है। कौन सा वायरस है बेटा, HIV वायरस है। ये कौन सा वायरस है बेटा, HIV वायरस है। ये कौन सा वायरस है, ये भी HIV वायरस है। अब ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में आके क्या तबाही लाने वाला है, ये हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन स्टेप को लिखा रहने देंगे, इसके आगे फिर यहाँ से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 था, जहाँ क्या हुआ, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल ने कैप्चर किया किसको, वायरस को। फिर आगे की कहानी कैसे चली है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग मिटा के आगे बढ़ते हैं। करिए फटाक से। चल बेटा, इधर रफ करते हैं, इसको रखते हैं क्योंकि इसके आगे जस्ट ही आगे बढ़ना है, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो, अच्छी चीज़ें बेटा सीखने में टाइम लगता है, लेक्चर बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, बट कोशिश ये है ना कि ये टॉपिक एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए, ताकि ये चैप्टर आने वाले 4-5 लेक्चर्स में ख़त्म हो सके। ठीक है, थोड़ा सा बड़े लेक्चर होंगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए बेटा। अब देखो क्या हुआ ये है कि इस लिम्फ नोड के अंदर, ये वायरस किसके कांटेक्ट में आ गया बेटा, इस कांटेक्ट में आ गया किसको, आपके टी हेल्पर सेल के। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, हम एक वायरस का छोटा सा फोटो बनाते हैं। ये क्या है बेटा, ये एक वायरस था। ठीक है, कौन सा वायरस है, ये हमारा HIV है। इसकी क्या है बेटा, ये लिपिड की बाईलेयर है। इसकी क्या है, ये लिपिड की बाईलेयर है। और इसकी लिपिड की बाईलेयर में आप याद करिए, मैंने एक ब्लू कलर की प्रोटीन बना रखी थी। मैंने क्या बना रखी थी बेटा, एक ब्लू कलर की ऐसे प्रोटीन बना रखी थी, जिसको कहा था GP41। क्या कहा था बेटा, GP41। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ढंग से बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, ये है GP41। ठीक है, अब इस GP41 पर ऐसे एक ग्रीन कलर का पार्ट बना रखा था मैंने, कुछ इस तरीके का। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। चलो, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लिया। इसको कहा था मैंने, ये है आपका GP120 और ये क्या है बेटा, GP41 है। और पीछे क्या थी, लिपिड की बाईलेयर थी। ये क्या है, ये पीछे जो है ना, ये क्या है, लिपिड बाईलेयर है। ये लिपिड बाईलेयर है। क्या है बेटा, ये लिपिड बाईलेयर है। अच्छा, अब ये HIV किसके कांटेक्ट में आ रहा है बेटा, टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक टी हेल्पर सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टी हेल्पर सेल है। दिस इज ए टी हेल्पर सेल। ठीक है, इस टी हेल्पर सेल पर बेटा एक रिसेप्टर होता है ऐसे, जिसको हम लोग कहते हैं CD4 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये टी हेल्पर सेल पर एक रिसेप्टर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, होता क्या है कि लिम्फ नोड में जैसे ही वायरस टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में आता है, तो वायरस का GP120 CD4 रिसेप्टर के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, स्टेप 3 ये था। स्टेप 4 में क्या लिखते हैं बेटा, स्टेप 4 में क्या लिख रहे हैं कि GP120 प्रोटीन ऑफ HIV वायरस get attached with CD4 receptor of T helper cell। टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर से क्या हुआ, जुड़ गया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो GP120 है, ये एक सुई की तरह काम करेगा। सुई की तरह मतलब ये एक सुई की तरह कहाँ इंटर कर जाएगा, ऐसे सुई की तरह घुस जाएगा कहाँ पर, इस टी हेल्पर सेल में। और क्या करेगा बेटा, ये ऐड, देखो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सुनो। पहले तो क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये जो GP120 है ना, ये एक निडल की तरह काम करेगा, और जो इस CD4 रिसेप्टर को डैमेज करता हुआ घुस जाएगा कहाँ पर, घुस जाएगा वो टी हेल्पर सेल के अंदर। और यहाँ पर क्या देखा था आपने, यहाँ पर देखे थे कुछ ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और यहाँ पर देखे थे कुछ एंजाइम्स। उस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और उन एंजाइम्स को कहाँ इंजेक्ट कर देगा, इस टी हेल्पर सेल में।
फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये GP120 जो अटैच है अभी CD4 रिसेप्टर से, वो क्या करेगा, वो अपने आप को सुई की जैसे रिप्रेजेंट करेगा, यानी सुई की तरह काम करेगा और घुस जाएगा कहां पर, टी हेल्पर सेल में, और यहां के जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएस थे और जो एंजाइम्स थे ना, उनको इंजेक्ट कर देता है कहां पर, टी हेल्पर सेल में। अब इसी बात को आइए हम लोग लिख लेते हैं बेटा, इसी बात को आइए हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखो क्या करते हैं बेटा, GP120 प्रोटीन एक्ट एज किसकी तरह काम करता है बेटा, किसकी तरह काम करता है, निडल की तरह, एक्ट एज निडल एंड पेनिट्रेट CD4 receptor and enters in TH cell and releases और क्या रिलीज कर देता है बेटा, एंड रिलीजेस सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड एंजाइम्स ऑफ HIV, ठीक है। तो जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था और जो भी एंजाइम्स थे वो कहाँ आ गए, टी हेल्पर सेल के अंदर। यहाँ पर हो गया है बेटा बहुत ही खतरनाक इवेंट। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि बेटा इन दिस वे नाउ, इस प्रकार से अब क्या हो गया है बेटा, अब टी हेल्पर सेल जो है ना उसके अंदर क्या एंटर कर चुका है, वायरस का सिंगल स्ट्रैंड RNA और एंजाइम। इन दिस वे नाउ टी हेल्पर सेल गेट जेनेटिक मटेरियल यहां पर क्या है बेटा, RNA है, जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स ऑफ वायरस, ठीक है। अब इस टी हेल्पर सेल के अंदर क्या हो गया बेटा, आ गया है क्या, एंजाइम और वायरस का सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक है, ये बात है बेटा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख सकते हैं बेटा, अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आप ऐसे इसमें बना लो 0.1, 0.2 एंड 0.3, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो 0.4। GP120 सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पर करता है, CD4 रिसेप्टर में। तो यहाँ पर लिख लेंगे GP120 प्रोटीन डैमेजेस CD4 रिसेप्टर ऑफ टी हेल्पर सेल, ठीक है। टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर को डैमेज करता है कौन, GP120 प्रोटीन, ठीक है। अब ये बात हो गई कौन से स्टेप की बेटा, ये बात हो गई स्टेप नंबर 4 की। अब क्या होगा, अब इस टी हेल्पर सेल के अंदर क्या घटना घटेगी ना, उसको आइए इधर देखते हैं। तो अब मैं इधर रफ करता हूँ बेटा, अब मैं इधर रफ करता हूँ और आइए देखते हैं कि अब क्या होगा टी हेल्पर सेल के अंदर, ठीक है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में चल रहे हैं बेटा। उम्मीद कर रहे हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। और कोई भी बेटा डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा। चलो बेटा, अब कहाँ चलते हैं बेटा, ये था स्टेप नंबर 4। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, स्टेप नंबर 5 में। What will happen in step number 5 and what will happen in T helper cell? चलो पहले एक ड्रॉ करते हैं बेटा, एक T helper cell, ठीक है। यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम लोग, एक T helper cell बना रहे हैं, ठीक। इस T helper cell के जो भी नोट्स होंगे ना उसको कहाँ लिख देंगे बेटा, उसको कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे। अब देखो क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर बना लेते हैं हम क्या, ये है बेटा सिंगल स्ट्रैंड RNA। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA किसका, ऑफ वायरस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें कौन कौन से एंजाइम थे, आप जरा दिमाग लगा के याद करिए। इसमें 2 टाइप के एंजाइम थे, कौन कौन से, यहाँ पर एक एंजाइम कुछ ऐसे लिया मैंने, ठीक है,
रेड कलर का, और एक एंजाइम ले लेता हूँ मैं ग्रीन कलर का। दो एंजाइम्स थे, आप याद करिए बेटा स्टार्टिंग में वायरस का फोटो जहाँ पर हमने दो एंजाइम्स के बारे में बात की थी। तो एक एंजाइम कौन सा है बेटा, एक एंजाइम इसमें है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और दूसरा एंजाइम कौन सा है बेटा, इसमें जो ये दूसरा एंजाइम है जो रेड कलर का दिख रहा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा वायरस इंटीग्रेज। क्या कहेंगे इसको, वायरस इंटीग्रेज। क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे वायरस इंटीग्रेज। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक काम। कैसा काम, यूनिक काम। हम लोगों ने बेटा सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। देखो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है बेटा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास ये डीएनए है, डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से क्या बनता है, एक एमआरएनए बनता है, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए है, डीएनए से हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए, क्या कहलाएगा ये, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, फिर इससे क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। और यहाँ पर क्या बनती है बेटा, प्रोटीन बनती है, ठीक है। अब ये होल प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। क्या कहलाएगी बेटा, ये सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। अच्छा, अब मान लो कहीं ऐसा हो जाए, देखो डीएनए से होता क्या है बेटा, डीएनए से जो ये आरएनए बन रहा है, कौन सा आरएनए, ये एमआरएनए, ये क्या है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बन रहा है ना बेटा, ये क्या है आपका, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। अब सपोज करो कि ऐसा हो जाए कि इस आरएनए से क्या हो, डीएनए बने, इस आरएनए से डीएनए बने, तो ट्रांसक्रिप्शन का तो उल्टा हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स, देखो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा है, ठीक है। क्या है बेटा, ये एक्सेप्शन है किसका, सेंट्रल डोग्मा का। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, ये क्या करेगा, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा और यहाँ पर क्या करवाएगा बेटा, यहाँ पर करवाएगा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा एक ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हम कहते हैं बेटा cDNA, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, cDNA का मतलब है बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या होगा बेटा, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या होगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से यहाँ पर क्या बनता है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ये बना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहाँ से डिराइव हो रहा है बेटा, ये डिराइव हो रहा है कहाँ से, ये डिराइव हो रहा है इस आरएनए से, यानी वायरस के आरएनए से। तो ये वायरस वाला ही डीएनए मान लेते हैं इसको। ये तो कैसा डीएनए है बेटा, जो वायरस से बन रहा है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, हमारा सेलुलर डीएनए। इस सेल का, इस टी हेल्पर सेल के पास भी तो न्यूक्लियस होगा बेटा, इस टी हेल्पर सेल के पास भी तो न्यूक्लियस होगा ना। ये अगर मेरी एक सेल है तो इसके अंदर भी तो न्यूक्लियस होगा ना, इसके अंदर भी क्या होगा, डीएनए होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, स्पेस कम है तो सीधा डीएनए बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सीधा डीएनए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये डीएनए है किसका, हम लोगों का, ठीक है। ये क्या है, ये डीएनए है हम लोगों का, यानी हमारी टी हेल्पर सेल का, ये हम लोगों के टी हेल्पर सेल का डीएनए है, ठीक है। तो इसको नाम क्या दे दिया बेटा, इसको नाम दे दिया हमने सेलुलर डीएनए। क्या कह दिया बेटा, सेलुलर डीएनए। अब क्या होगा, अब यहाँ पर रोल प्ले करता है ये वायरस इंटीग्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, वायरस इंटीग्रेस। इंटीग्रेस का मतलब ये इंटीग्रेशन करेगा, इंटीग्रेशन का मतलब अब ये जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को किससे जोड़ेगा, इस वायरस के डीएनए, सॉरी हम लोगों के सेलुलर डीएनए से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर रोल आएगा किसका, यहाँ पर रोल आएगा इंटीग्रेज एंजाइम का। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आया, यहाँ पर रोल आया इंटीग्रेज एंजाइम का। इंटीग्रेज एंजाइम के कारण अब क्या होगा बेटा, हमारे डीएनए में क्या आ गया, हमारे डीएनए में क्या आ गया है बेटा, अब हमारे डीएनए में
ये वायरस द्वारा बनाया गया डीएनए आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ डाल देते हैं। ये जो रेड कलर का है ये क्या है, ये वायरस वाला डीएनए, खतरनाक रेड कलर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड विथ टी हेल्पर सेल डीएनए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ, अभी आप समझिए कि यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। ये आपकी क्या थी, ये आपकी वायरस की सेल है, वायरस है, सेल तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि वायरस तो सेलुलर होता नहीं है। तो ये क्या है बेटा, वायरस है। वायरस का जो GP120 प्रोटीन था वो कांटेक्ट में आता है CD4 रिसेप्टर के। अब ये GP120 निडल की तरह काम करता है और वायरस के एंजाइम्स और इसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है कहाँ पर, टी हेल्पर सेल में। अब टी हेल्पर सेल के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा और ये एंजाइम्स क्या करेंगे वो देखो। ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA है किसका, वायरस का, जो अभी आया है, वो क्या करता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा कौन, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो भी कहाँ से आया है, वो भी इस वायरस से ही इसमें आया है। क्या बनाया इसने, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, जिसने क्या बनाया बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया। अब वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का इंटीग्रेशन कर देता है इस सेलुलर डीएनए के साथ में, कौन सा, ये दूसरा एंजाइम जिसका नाम क्या था, वायरस इंटीग्रेज एंजाइम। अब मेरे पास एक डीएनए ऐसा बन गया है जिसमें वायरस का डीएनए क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो ये बात है बेटा स्टेप नंबर 5 की। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अच्छा कहिए आप, तो यहाँ पर मैं ये बातें लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, चलो लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA forms cDNA by the process of reverse transcription, by the process of reverse transcription with the help of reverse transcriptase enzyme, reverse transcriptase एंजाइम। अब क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये जो cDNA है, ये cDNA फर्दर क्या फॉर्म करता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नाउ cDNA फर्दर फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या फॉर्म करता है बेटा, ये फर्दर फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये जो वायरस से आया हुआ इंटीग्रेज एंजाइम है वो क्या करतेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मर्ज कर देगा, किसमें, किसके साथ इंटीग्रेट कर देगा, सेलुलर डीएनए के साथ। तो यहाँ पर थर्ड बात क्या लिखते हैं बेटा, थर्ड बात जो यहाँ पर घटित हुई है वो क्या है कि नाउ वायरस इंटीग्रेज एंजाइम इंटीग्रेट वायरल डीएनए विथ सेलुलर डीएनए ऑफ टी हेल्पर सेल। यहां पर लास्ट बात क्या लिखते हैं, इन दिस वे वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड टी हेल्पर सेल इज फॉर्म्ड। यानी अब ऐसी सेल बन गई है जिसके डीएनए में क्या है, वायरस का डीएनए है। तो अब ये हो गई बेटा बात स्टेप 5 की। अब आगे यहाँ से क्या घटित होने वाला है वो हम लोग चीज़ें सीखते हैं यहाँ से। अब आप इसका प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट करिए, देन इसको रफ करता हूँ बेटा, फिर मैं इसके आगे की कहानी कि अभी इस इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाक से करिए बेटा। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, इधर का पोर्शन हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। क्लास बहुत लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, जितना अभी पढ़े हो सकता है इसमें 40-45 मिनट या 50 मिनट की क्लास अभी और आगे चली जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को सीखना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और बेटा देखो, एक आदत बहुत गंदी है मेरी कि जब भी पढ़ाते हैं ना तो फिर कायदे से पढ़ाते हैं,
ठीक है, ये उड़ा के इधर उधर पढ़ाने की आदत नहीं है। जो पढ़िए आप सॉलिड पढ़िए कि वहाँ से कोई क्वेश्चन स्किप ना हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए स्किप ना हो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पढ़ेंगे आप ना, एक जगह के कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखेंगे, ठीक है। तो ये अपनी आदत बना के रखिए आप कि कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक टी हेल्पर सेल है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन करा दिया आपने, वायरस के डीएनए का इंटीग्रेशन करा दिया आपने सेलुलर डीएनए में। अब क्या, सपोज कर बेटा, सपोज करो क्या है, ये एक टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल है। इस टी हेल्पर सेल के अंदर क्या हो रखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है आपकी टी हेल्पर सेल है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये आपका इंटीग्रेटेड डीएनए है, ठीक है, जिसमें बीच में रेड कलर का बहुत खतरनाक सा पार्ट था, वायरस का था, ठीक है। ये क्या है, वायरस इंटीग्रेटेड सेलुलर डीएनए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि जब ये सिनारियो बन जाता है ना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक भी हो सकता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि अब जो घटना घटेगी ना, वो कुछ दिन में भी घट सकती है, कुछ महीने में भी घट सकती है, या फिर उसको घटने में कुछ सालों लग सकते हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो वायरस के साथ, वायरस का डीएनए जो इस डीएनए में मौजूद है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं करता। अब देखो, जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराते हो ना, तो क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, आरएनए में फिर ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बनी। तो प्रोटीन बेटा तब बनेगा ना जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। तो काफ़ी लंबे टाइम तक, तो क्या लिखेंगे बेटा, इन दिस टी हेल्पर सेल, इन दिस टी हेल्पर सेल viral DNA not translated, not transcribed, not transcribed and translated for few days to few years। मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक भी ये क्या हो सकता है बेटा, ऐसे ही पड़ा रह सकता है। अच्छा, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो कोई वायरस पार्टिकल फॉर्म्स होंगे बेटा, कोई प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, नो वायरस पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, नो वायरस पार्टिकल, नो वायरस पार्टिकल आर फॉर्म्ड, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ये पड़ा रह सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये सारी कहानी कब चली बेटा, यहाँ पर हमने स्टेप 5 देखा था, ये क्या है, स्टेप 6 मान लेते हैं, इसको मान लिया स्टेप 6, स्टेप 6। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, काफ़ी लंबे टाइम तक जब वायरस इसमें पड़ा रहेगा ना, तो इस समय क्या है बेटा, इस समय क्या है बेटा, वायरस का संक्रमण हो चुका है कहाँ पर, टी हेल्पर सेल्स में, ठीक है। ये बात है बेटा, वायरस का संक्रमण कहाँ हो गया है, वायरस इज इन टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल। और इस फेज को हम क्या कहते हैं बेटा, इस फेज को हम क्या कहते हैं, इस फेज को हम कहते हैं बेटा एसिम्प्टोमेटिक फेज, एसिम्प्टोमेटिक फेज, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग फेज 1। जब वायरस कहाँ पड़ा रह जाए, लंबे टाइम तक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ना हो उसमें, और लंबे टाइम तक वो कहाँ पड़ा रह जाए, वो सेल टी हेल्पर सेल में ही पड़ा रह जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज और फेज 1। अब इस स्थिति में ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। इस स्थिति में जिस पेशेंट के अंदर ये सारी कहानी हो रही है, वो पेशेंट बेटा HIV पॉजिटिव है बट उसको एड्स नहीं है, HIV पॉजिटिव है बट उसको एड्स नहीं है, ठीक है। अभी उसको इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी नहीं हुई है, लेकिन उसके अंदर HIV का संक्रमण हो गया है, टी हेल्पर सेल तक पहुंच गया है, तो वो HIV पॉजिटिव हो गया है बट उसके अंदर अभी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी नहीं हुई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा आप। तो क्या लिखेंगे बेटा, इन दिस फेज, इन दिस फेज पेशेंट इज, या फिर पर्सन इज HIV पॉजिटिव,
पर्सन इज HIV पॉजिटिव बट नॉट हैविंग एड्स, मतलब उसको भी एड्स नहीं है बट वो क्या हो गया है बेटा, HIV पॉजिटिव हो गया है। फिर क्या हुआ बेटा, सडनली क्या हुआ, ये ऐसा क्यों होता है बेटा, ये तो अभी पता नहीं है कि ये ऐसा लंबे टाइम तक क्यों ऐसे पड़ा रहता है। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऐसा क्यों नहीं होता है, लंबे टाइम तक ऐसा क्यों पड़ा रहता है, ये अभी पता नहीं है बेटा, तो वहाँ तक हम लोग नहीं जाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं आगे कि फिर सडनली क्या होगा। स्टेप नंबर 6, अच्छा 6 था तो चलो इसको 7 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, सडनली ये जो वायरस का डीएनए है ना, वायरस का डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। सडनली आफ्टर few months to few years, मतलब ये बेटा ये 5 से 10 साल बाद भी शुरू हो सकता है, 5 से 10 साल तक ये ऐसे पड़ा रह सकता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर, वायरल डीएनए स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग एंड ट्रांसलेटिंग। ठीक है, वायरस का डीएनए क्या बनाने लगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने लग गया, और क्या बनाने लग गया, वो प्रोटीन का पार्टिकल बनाने लग गया। एंड स्टार्ट फॉर्मिंग वायरल प्रोटीन। अब देख बेटा इधर मैं क्या कह रहा हूँ, इससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इससे क्या बनेगा, देखो ये क्या था, ये मान लो वायरस का डीएनए है। ठीक है, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ वो समझिए। अब इससे क्या बन रहा है बेटा, इससे क्या बन रहा है, एक आरएनए बन रहा है। ठीक है, इस आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। अब इस प्रोटीन ने ही इस पर कवर बना के क्या बना लिया, इस प्रोटीन ने ही इस पर कवर बना के क्या बना लिया, इस प्रोटीन ने ही इस पर कवर बना के क्या बना लिया बेटा, एक नया वायरस पार्टिकल बना लिया। क्या है बेटा ये, न्यू वायरस पार्टिकल। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जितनी बार होगा उतनी बार आरएनए बनेगा, उतनी बार प्रोटीन बनेगी। तो बार बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, बार बार ट्रांसलेशन होगा, बार बार प्रोटीन बनेगी, बार बार आरएनए बनेगा, और बार बार वो क्या बनाता रहेगा बेटा, न्यू वायरस पार्टिकल्स बनाता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस टी हेल्पर सेल के अंदर बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। जैसे ये एक वायरस बनाना, इसी प्रक्रिया को लगातार अगर ये चलती रही ना, तो इस टी हेल्पर सेल के अंदर क्या बन जाएंगे बेटा, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। तो जो अभी एक वायरस का डीएनए था उसने क्या बना दिया, इसमें बहुत सारे वायरस बना दिए। यहां तक बात समझ आई। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। जब बहुत सारे वायरस बन जाएंगे इस टी हेल्पर सेल के अंदर, तब क्या होगा, तब टी हेल्पर सेल बस्ट करेगा, नए वायरस रिलीज होंगे और सेम उसी तरीके का संक्रमण करेंगे जैसे हमने स्टेप 4 में देखा था। जैसे स्टेप 4 में देखा था कि किस तरीके से वायरस का पार्टिकल किस तरीके से टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर से बाइंड करता है, वायरस का GP120 जिस तरीके से बाइंड करता है किससे, CD4 रिसेप्टर से, फिर से टी हेल्पर सेल को डिस्टर्ब करता है, सेम वही कहानी फिर से चलेगी। तो यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या हुआ बेटा, इस सेल के अंदर जब ये सडनली एक्टिव हो गया ना, तो क्या बनाया इसने, बहुत सारे वायरस पार्टिकल बनाए। अब वायरस पार्टिकल बहुत सारे बन जाने के बाद ये टी हेल्पर सेल क्या होगी बेटा, बस्ट कर जाएगी। फटाक से इतना स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं कि इस सेल के साथ अब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इसको रफ करते हैं फटाक से हम, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। चलो, ये तो हो गई बेटा हमारे 7 स्टेप की प्रोसेस। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, स्टेप नंबर 8 पर। स्टेप नंबर 8 में क्या होगा कि ये जो टी हेल्पर सेल है उसको मैं यहाँ बनाता हूँ। अब ये टी हेल्पर जो सेल है अभी क्या हो जाती है बेटा, बस्ट कर जाएगी। इसमें जब बहुत सारे वायरस पार्टिकल बन जाएंगे ना, तो ये क्या होगी बेटा, बस्ट कर जाएगी। तो ये रेड कलर के क्या है, ये वायरस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके वायरस पार्टिकल्स हैं।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 8 में क्या हुआ। ठीक है, एज वायरल डीएनए स्टार्ट transcribing and translating the protein particles are formed which form new virus particles. In this way बाई रिपीटेड, यानी लगातार ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे वायरस पार्टिकल फॉर्म हो गए। इन दिस वे बाई रिपीटेड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मेनी वायरस particles are formed। अब बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स फॉर्म हो गए एंड टी हेल्पर सेल गेट बस्ट एंड वायरस पार्टिकल्स comes outside from टी हेल्पर सेल। इस टी हेल्पर सेल को तो बर्बाद ही कर दिया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से जो निकल के आया हुआ वायरस है, ये क्या है बेटा, यहाँ से निकल के आया हुआ वायरस है। कैसा वायरस है बेटा, HIV वायरस है। ये क्या है, यहाँ से बाहर निकल के आया हुआ HIV वायरस है। इसी का बेटा डिटेल फोटो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके पास भी क्या होगी, बेटा ऐसे GP41 होगी। हाँ सर होगी। फिर क्या होगा, इसके पास यहाँ पर GP120 होगा। ये क्या है बेटा, GP120 है। अब ये किसी दूसरी टी हेल्पर सेल से, ये क्या है, एक दूसरी टी हेल्पर सेल है। एक तो इन्फेक्टेड हुई, उसके बाद क्या हुई, बस्ट कर गई, यानी खत्म हो गई। अब क्या है, इस लिम्फ नोड के अंदर एक दूसरी टी हेल्पर सेल है। अब वो क्या करेगी बेटा, अब उसके पास भी क्या है, CD4 रिसेप्टर है। उसका CD4 रिसेप्टर बाइंड करेगा किसके साथ, GP120 के साथ। तो ये क्या है, CD4 रिसेप्टर है। क्या बेटा, ये CD4 रिसेप्टर है। CD4 रिसेप्टर इससे बाइंड किया, फिर वही कहानी चलेगी कि इसके अंदर का ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है और ये जो एंजाइम्स हैं वो इंजेक्ट कर दिए जाएंगे यहाँ पर, और ये सेल इन्फेक्टेड हो गई। जैसे अभी मैंने यहाँ बनाया था, जिसको भी जस्ट मिटाया हूँ, जो भी काम यहाँ पर हुआ था सेम वही काम रिपीट होने लगेगा। इस तरीके से ये जितने भी वायरस है ना, ये जितने भी वायरस यहाँ से निकल रहे हैं ना, हर वायरस क्या करेगा, एक टी हेल्पर सेल को डिस्टर्ब करेगा, और टी हेल्पर सेल डिस्टर्ब होगी तो क्या करेगी, वो फट जाती है लास्ट में और बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस कर देती है। तो इस तरीके से बेटा लगातार टी हेल्पर सेल पर क्या होने लगेगा, आक्रमण होने लगेगा वायरस का, जिसके कारण क्या होगा, इस तरीके से आपके टी हेल्पर सेल खत्म होते जाएंगे और बहुत सारे वायरस बनते जाएंगे। ठीक है, तो जो काम अभी यहाँ पर हुआ था टी हेल्पर सेल में, जिस तरीके से अभी हम लोग स्टेप 4, 5, 6 में जो भी था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो स्टेप का नंबर नहीं याद आ रहा। स्टेप तो याद ही है, स्टेप का नंबर नहीं याद आ रहा। तो स्टेप का नंबर नहीं याद आ रहा, शायद स्टेप 4 था क्या वो। तो स्टेप 4 में जो घटना घटी थी ना, वही घटना फिर से यहाँ रिपीट होगी, और यही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती जाएंगी, और सारी की सारी धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, आपकी टी हेल्पर सेल इन्फेक्टेड होती जाएंगी और बस्ट होती जाएंगी, और बस्ट होंगी, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जब बहुत सारे ये जो वायरस निकल रहा है यहाँ से बहुत सारे टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करेगा, तब उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो टी हेल्पर सेल्स के नंबर है ना, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, नाउ ड्यू टू दीज वायरस, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स आर getting
destroyed and continuously number of T helper cells are decreasing. नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल आर डिक्रीजिंग, यानी नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल क्या होते जाएंगे बेटा, डिक्रीज करते जाएंगे। अब नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल के डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ तक आप क्या करेंगे बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अच्छा चलो यहाँ पर स्पेस है मैं लिख ही देता हूँ कि व्हाट विल हैपन आफ्टर डिक्रीज इन टी हेल्पर सेल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, याद करो स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा था कि टी हेल्पर सेल के अंदर क्या हुआ, आपके पास क्या थे, मैक्रोफेज थे, यानी आपके पास क्या थे, एपीसी सेल्स थे, जो एंटीजन को किसको दे देते थे, जो एंटीजन को टी हेल्पर सेल को दे देते थे। जहाँ पर मैंने चॉकलेट लेने और गुलाब लेने देने की बात की थी हाथ से, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ बेटा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने प्रेजेंट कर दिया किसको, एंटीजन को, किसको, आपकी टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती है, क्या बनाती है, इफेक्टर सेल्स बनाती है, और क्या बनाती है बेटा, मेमोरी सेल्स बनाती है। तो इफेक्टर सेल्स का बी लिम्फोसाइट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इफेक्टर सेल का आपके टी सी लिम्फोसाइट सेल्स पर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपने उस लेक्चर में प्रॉपर तरीके से देखी थी। लेकिन टी हेल्पर सेल वो पहला सेल होता है, वो पहला लिम्फोसाइट सेल होता है ना, जो बाइंड करता है किसके साथ, जो किसको रिसीव करता है बेटा, एंटीजन को। तो जब आपके सारे टी हेल्पर सेल ही खराब हो जाएंगे तो कैसे काम करेगा भाई, कैसे बनेगा इफेक्टर सेल, कैसे बनेंगे मेमोरी सेल्स, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती जाएगी, क्योंकि टी हेल्पर सेल वो पहला सेल है ना जो एंटीजन के साथ इनकाउंटर करता है, जो एंटीजन से जुड़ता है। एंटीजन से जुड़ने के बाद वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से डिवीजन करता है, आपकी माइटोसिस होती है, इफेक्टर सेल्स बनती हैं, उसके बाद क्या बनती है, मेमोरी सेल्स। उन इफेक्टर सेल्स का दो जगह इफेक्ट मैंने बताया था, एक बी लिम्फोसाइट्स पर, एक सीटी टॉक्सिक सेल्स पर, ठीक है। जो आपके साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उन पर क्या इफेक्ट होता है ये मैंने सिखाया था, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप रिपीट करके देख सकते हो कि टी हेल्पर का क्या रोल है, ठीक है। अब जब आपकी टी हेल्पर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, सारी टी हेल्पर ही खत्म हो जाए, तो भाई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से एंटीजन को रिसीव कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे फिर, जब रिसीव ही नहीं कर पा रहे, उसको अपने अंदर ले नहीं पा रहे, तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, फिर तो एंटीजन अपना काम करेगा, ठीक है। तो सारे के सारे टी हेल्पर सेल आपके गायब हो जाएं और आपको क्या आ जाए, आपको एक टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाए, तो वो क्या करेगा, टीबी के बैक्टीरिया को आप खत्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि टी हेल्पर सेल आपके अंदर है ही नहीं है। जब टी हेल्पर सेल नहीं है तो बाकी फिर और सेल ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे। और किस सेल को एक्टिवेट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, इफेक्टर सेल्स चाहिए, इफेक्टर सेल्स बन ही नहीं रहे हैं, टी सेल से ही बनते हैं इफेक्टर सेल बन ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आपकी बी सेल, बीटा सेल, जो बी लिम्फोसाइट्स है वो कैसे एक्टिव हो जाएगी, कैसे आपकी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो फिर आपकी इम्यूनिटी तो गई ना। तो सारी इम्यूनिटी का सारा खेल कहाँ से है, टी हेल्पर सेल से है। तो टी हेल्पर सेल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये वायरस क्या कर रहा है बेटा, टी हेल्पर सेल को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब आगे सीखने वाले हैं कि अब ये पर्सन जिसको इस तरीके की चीजें हो गई ना, उसके टी हेल्पर सेल डाउन होने लग गए हैं, अब पर्सन कहाँ गया, अब पर्सन किस फेज में आ गया है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब फिर हम लोग चलते हैं बेटा आगे। चलो बेटा अब इसको रफ करते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, जब टी हेल्पर सेल के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या होता है। स्टेप 8 के बाद चलते हैं स्टेप 9 में। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा स्टेप 9 में। स्टेप 9 में क्या लिख रहे हैं बेटा हम, नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। टी हेल्पर सेल के नंबर क्या हो रहे हैं बेटा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं। अब कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है बेटा, अब क्या होगा बेटा, अब पर्सन जो है ना, पर्सन नाउ इन फेज 2 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, पर्सन पहुंच जाता है फेज 2 में। और फेज 2 को क्या कहा जाता है बेटा, फेज 2 को एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है,
ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको हम एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। अब एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा, जब पर्सन फेज 2 में पहुंच जाता है, उसके टी हेल्पर सेल कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वो फेज 2 में है, तो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उसको। जैसे अभी तक क्या था, जो आपका फेज 1 था वो एसिम्टोमेटिक था, कोई सिम्टम्स नहीं थे किसके, एड्स के। अब यहाँ पर क्या होंगे बेटा, एड्स के कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्या दिखेंगे बेटा, बाउट्स ऑफ फीवर। क्या दिखेंगे यहाँ पर दिखेंगे बाउट्स ऑफ फीवर। क्या दिख रहे हैं, बाउट्स ऑफ फीवर, यानी उसको क्या होगा बेटा, उसको क्या होगा, उसको लगातार क्या आता रहेगा, फीवर आता रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ पर दूसरा लिखता हूँ मैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, कंटिन्यू कफ, कंटिन्यू कफिंग। उसको क्या आती रहेगी बेटा, लगातार खांसी आती रहेगी। क्या आती रहेगी बेटा, उसको लगातार खांसी आती रहेगी। और क्या हो जाएगा बेटा, उसको हो जाता है कंटिन्यूअस डायरिया। क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस डायरिया। अगर ये इस तरीके की टी हेल्पर सेल डाउन हो जाएगी ना, तो बहुत सारी यार बीमारियां उसको होने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे जो पैथोजेंस होंगे वो अटैक करने लग जाएंगे। अब उनके इस तरीके के टी हेल्पर सेल के जाने से क्या हुआ, बहुत सारे फीवर्स का दौरा पड़ने लगा, बार बार फीवर आ रहा है, कंटिन्यू कफिंग हो रही है, बार बार खांसी आ रही है, लगातार खांसी आए ही जा रही है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, कंटिन्यू डायरिया, कंटिन्यू डायरिया। ठीक है, और क्या होगा बेटा, फिर लिम्फ नोड वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। पांचवा क्या होगा बेटा, वेट लॉस होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा, वेट लॉस होने लगता है। अच्छा, इतना सब तो हो ही रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, फेज सेकंड में, इतना सब तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ में ये जो तबाही का कार्यक्रम चल रहा है ना बॉडी में, टी हेल्पर सेल की तबाही का कार्यक्रम जो चल रहा है ना, वो तो चल ही रहा है। इतना सब हो रहा है अभी, और इसके साथ साथ में ये सारी कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये तो है बेटा क्या, ये तो है आपका फेज 2। फेज 2 में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि स्टेप 8 के बाद स्टेप 9 में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब आपको कुछ सिम्टम्स दिखने लग गए हैं किसके बेटा, एड्स के। ठीक है, अब आगे क्या होता है बेटा, अब आगे क्या होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ इस साइड में। अब इसके आगे की चीज़ें कहाँ क्या होती हैं उसको आइए डिस्कस करते हैं। तो चलो बेटा इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, स्टेप 10 में। स्टेप 10 तक आते आते क्या हो रहा है, देखो टी एच सेल यानी टी हेल्पर सेल कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। टी हेल्पर सेल क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली बेटा क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए जो टी हेल्पर सेल का नंबर होता है ना, वो होता है बेटा 900 × 10⁻6 पर लीटर। ठीक है, इनका नंबर क्या है, 900 × 10⁻6 पर लीटर। ये किस में है बेटा, ये है नॉर्मल पर्सन में। किस में है बेटा, ये है इनके नॉर्मल पर्सन में। ये इनके नंबर हैं, टी हेल्पर सेल के नंबर हैं किस में, नॉर्मल पर्सन में। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ड्यू टू HIV, ड्यू टू HIV नंबर क्या हो रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। और नंबर कम होते होते कहाँ पहुँच गए बेटा, कम होते होते कहाँ पहुँच गए, 200 × 10⁻6 पर लीटर पर। इतने कम हो गए। ठीक है, अगर टी हेल्पर सेल के नंबर इतने कम हो गए ना, तो नाउ पर्सन इज कॉल्ड इम्यून डेफिशिएंट। एंड नाउ पर्सन इज यानी अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर फेज 2 में था। अब जब नंबर टी हेल्पर सेल के नंबर इससे कम हो गए ना बेटा, इससे कम हो गए, तो पर्सन पहुँच गया फेज 3 में। नाउ पर्सन इज इन द फेज 3। कहाँ पर है बेटा, वो फेज 3 में है। ठीक है, जहाँ पर इसको क्या होंगे, जहाँ पर इसको अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स दिखाई देंगे। अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं अभी समझते हैं। जब इस पर बैक्टीरिया का, फंजाई का, दुनिया भर के वायरसेस का
इस पर संक्रमण होगा ना, तो इसमें क्या होंगे, अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्या होते हैं अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना समझो कि पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या हो गया बेटा, डेफिशिएंट हो गया, और पर्सन कहाँ पहुंच गया बेटा, फेज 3 में। और व्हेन द पर्सन इज, यहां पर एक लाइन लिख लेता हूं मैं, व्हेन द पर्सन इज इन फेज 3, it is called full blown AIDS। क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है फुल ब्लोन एड्स। इस तरीके की कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, फुल ब्लोन एड्स कहेंगे। अब फुल ब्लोन एड्स में क्या क्या समस्याएं आती है ना, उसको देखते हैं। अब इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 9 और 10th। अब 10th नंबर तक आते आते आपने क्या करवा डाला, उस पर्सन को आपने क्या करवा डाला, एड्स करवा डाला। अब उसको क्या हो गया बेटा, एड्स हो गया है। अब उसकी हालत हो गई है खराब, फेज 3 में उसकी हालत हो गई है खराब। अब फेज 3 में क्या क्या बीमारियां उसको हो सकती है ना, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए रफ करके। अब वहां से चलते हैं बेटा, हम लोग क्या देखते हैं बेटा, ये अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट विल हैपन आफ्टर फुल ब्लोन एड्स, यानी फुल ब्लोन एड्स होने के बाद एक पेशेंट को क्या होता है। ठीक है, तो करिए स्क्रीनशॉट फटाक से, फिर आगे चल लेते हैं। चलो बेटा इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बेटा आज बहुत मेहनत करवा लिए तुम लोगों ने, हाँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह करोगे। ठीक, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करके अगर यार मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा सीखो। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग क्या सीखते हैं बेटा, अब क्या सीखेंगे, हमने अभी तक क्या देखा था यहाँ पर कि फुल ब्लोन एड हो गया है। अब क्या देखेंगे कि व्हाट विल हैपन आफ्टर फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, इस पेशेंट को जिसको फुल ब्लोन एड हो गया है, यानी उसके टी हेल्पर सेल्स अब क्या हो गए हैं, डाउन हो गए हैं, उसको क्या हो जाएगा बेटा, पर्सन गॉट मेनी इन्फेक्शंस ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, फंजाई and virus and exposed to disease caused by them। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, कब, जब बहुत सारे फंजाई वायरस वगैरह इस पर अटैक कर देंगे तब। अब कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स होते हैं आइए देखते हैं। पहला क्या होगा बेटा, इस पर्सन को टीबी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इस पर्सन को टीबी होगा, यानी इस पर्सन को क्या हो जाता है बेटा, इस पर्सन को होगा ट्यूबरकुलोसिस। क्या होगा बेटा, इस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस होगा। किसके कारण होगा, एक बैक्टीरिया के कारण होगा। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया नॉर्मली कौन सा होता है बेटा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली होता है। ठीक है, यहां पर जो बैक्टीरिया है ना वो क्या है बेटा, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम एवियम। क्या है बेटा उसका नाम, माइकोबैक्टीरियम एवियम है। सेकंड नंबर पर क्या होता है बेटा, अब इस पर्सन को टीबी हो गया, इसके अंदर बैक्टीरिया किसका है, टीबी का बैक्टीरिया, इस पर्सन को क्या हो गया, टीबी हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी, इस पर्सन के अंदर सेकंड प्रॉब्लम होगी बेटा निमोनिया की। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम किसकी है बेटा, निमोनिया की। निमोनिया की प्रॉब्लम किसके कारण होती है बेटा, ये होती है एक फंगस के कारण जिसका नाम है न्यूमोसिस्टिक कार्निनी। ये क्या है बेटा, एक तरीके का फंगस है, फंगल निमोनिया हो गई इसको, बताओ। न्यूमोसिस्टिक कार्निनी एक फंगस है, उसके कारण इसको क्या हो गया बेटा, निमोनिया हो गया। थर्ड क्या होता है बेटा, इसको हो जाती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस।
ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है बेटा, ये ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है। क्या है बेटा, ये ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है बेटा, सोच भी नहीं सकते हो, इतना खतरनाक चीज़ है ये। ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसके कारण होती है बेटा, ये होती है टॉक्सोप्लाज्म के कारण। किसके कारण बेटा, टॉक्सोप्लाज्म के कारण, विच इज़ एन प्रोटोजोआ, जो क्या है एक तरीके का प्रोटोजोआ है। उसके बाद क्या होती है बेटा, उसके बाद होती है इसमें कैनिडियासिस। क्या होती है इसमें, कैनिडियासिस होती है। कैनिडियासिस क्या है बेटा, एक तरीके का, इट इज़ ए फंगल इन्फेक्शन। इट इज़ ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस का फंगल इन्फेक्शन है आपकी कैनिडियासिस। ठीक है। चलते हैं फिर 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर इसको क्या प्रॉब्लम होगी, 5वें नंबर पर इसको हो जाएगा बेटा एक कैंसर जिसका नाम है कापोसी सार्कोमा। क्या है बेटा, कापोसी सार्कोमा। ये क्या है, एक तरीके का कैंसर है। ठीक, कहाँ का कैंसर है, कैंसर ऑफ स्किन एंड लिम्फ नोड। इसको कहाँ का कैंसर हो जा रहा है बेटा, स्किन और लिम्फ नोड का। फिर छठी बात में क्या होगा, इसको हो जाएगा बेटा वायरस ब्लाइंडनेस। आदमी क्या हो जाएगा बेटा, आदमी हो जाएगा अंधा। देख रहे हो इतनी सारी यार जब समस्याएं होगी ना, तो आदमी का फिर जीने का क्या ही मतलब निकलेगा, बताओ। इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा होगा, सोचो कितनी तकलीफ में होगा वो व्यक्ति। ठीक है। वायरस ब्लाइंडनेस यानी क्या हो जाएगा बेटा, पर्सन ब्लाइंड भी हो सकता है। पर्सन क्या हो जाएगा बेटा, ब्लाइंड हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर लास्ट में इसको क्या हो जाएगा बेटा, डिमेंशिया हो जाएगा। ठीक है। अब डिमेंशिया क्या होता है बेटा, जब आदमी की याददाश्त चली जाती है, यानी ये क्या है बेटा, लॉस ऑफ मेमोरी है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे बेटा। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी यार, तो फिर आदमी का जीने का ही क्या मतलब निकलेगा, वो बहुत लंबे टाइम तक जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोसेस क्या है, ये सारी प्रोसेस वो है जो एक पर्सन को कहाँ पर आएगी, जब उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, जब फुल ब्लोन एड्स हो जाएगा, तब उसको इस तरीके की बीमारियां घेर लेंगी। ठीक है। अब चलते हैं बेटा अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम्स के बाद हम लोग चलते हैं बेटा अब कहाँ पर, अब चलते हैं बेटा टेस्ट ऑफ एड्स। ठीक है। अब मान लो किसी एक पर्सन को शंका है कि हाँ मुझे इस तरीके के सिम्टम्स दिखे, फेस टू के उसको सिम्टम्स दिखे, तो उसको लगा कि यार मुझे टेस्ट कराना चाहिए। तो वो टेस्ट कराने गया, और टेस्ट कराने गया तो सबसे पहले क्या कराते हैं बेटा, सबसे पहले होता है बेटा उसमें एलिसा। ठीक है। इसको हम बायोटेक में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, एलिसा को अभी नाम इतना याद रख लिए कि एलिसा टेस्ट होता है। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा, उसमें पीसीआर भी करते हैं, पीसीआर के थ्रू भी जानते हैं। अच्छा, कोई एक पर्सन है, अगर उसको उसके ये 2 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, उसके अगर ये 2 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो लास्ट में उसका किया जाता है कन्फर्मेटिंग टेस्ट। कन्फर्मेटिंग टेस्ट मतलब जिससे ये एकदम कन्फर्म हो जाता है कि हाँ इस पर्सन को एड्स है। अगर एलिसा एंड पीसीआर अगर निगेटिव है तो फिर थर्ड वाला करने की जरूरत नहीं। अगर ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो एकदम कन्फर्मेशन टेस्ट जो होता है ना, वो होता है बेटा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो थर्ड क्या लिखते हैं बेटा, कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है ना, वो क्या है बेटा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। ये बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक में कभी बड़ी क्लास में जाओगे आप, एमबीबीएस वगैरह कभी करोगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो बीएससी वगैरह में कभी जाओगे ना, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे। ठीक है। तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि ये ब्लॉटिंग क्या होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, ये सब क्या है, सारी चीज़ें बाद में सीखोगे। चलो अब चलते हैं बेटा यहाँ पर, अब चलते हैं बेटा कंट्रोल ऑफ या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। चलो लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। क्या एड्स का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो जवाब है नहीं है। अभी तक के लिए एड्स की कोई वैक्सीन बेटा बनी नहीं है। ठीक है। अभी तक के लिए एड्स की कोई वैक्सीन बनी नहीं है, बट कुछ सप्लीमेंट्री ड्रग्स दी जाती हैं पर्सन की ज़िंदगी को थोड़ा सा लंबी करने के लिए। लंबी कैसे हो सकती है, जो आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपने इस बीच के किसी स्टेप में देखा था ना, कि जहाँ पर वायरस के आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बन रहा था, cDNA बन रहा था। ठीक है। तो अगर उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ही रोक लें तो क्या cDNA बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। वो cDNA नहीं बनेगा तो फिर वो उससे क्या डबल स्टैंडर्ड DNA बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या वायरस
का डीएनए फिर हमारे सेलुलर डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, एजीटी करके कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, अभी एग्जांपल देता हूं मैं कौन से ड्रग्स होती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम व्यक्ति की लाइफ को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लंबा कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, एड्स को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या लिखेंगे, एज ऑफ नाउ, मार्कर चेंज करता हूं बेटा, मैं पूरा काला काला ही दिख रहा है, थोड़ा सा गोरा करता हूं मैं इसको। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ देयर इज नो वैक्सीन, नो वैक्सीन इज प्रेजेंट, नो वैक्सीन इज प्रेजेंट फॉर treatment of AIDS. Some important drugs which can prolong the life of person is used in treatment of the AIDS। ठीक है, कौन सी दवा है बेटा, सच एग्जाम्पल ऑफ सच ड्रग्स आर, एग्जाम्पल ऑफ सच ड्रग्स, ढंग से लिखूं यार, सच ड्रग्स आर AGT। व्हाट इज AGT? AGT क्या है भैया, AGT क्या है, इसको हम कहते हैं एजिडोथाइमिडीन। ये क्या है बेटा, एजिडोथाइमिडीन एक क्या है बेटा, एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ पर, जिसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, एड्स के ट्रीटमेंट में। वो कर क्या सकता है, थोड़ा ज़िंदगी को लंबा कर सकता है। क्यों, क्योंकि दिस एजिडोथाइमिडीन, बिकॉज यहाँ पर लिख लेते हैं, बिकॉज दिस ड्रग प्रिवेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण क्या हुआ है आपने पहले ही देख रखा है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या करती है, रोक देती है बेटा। तो ये हो गई बात किसकी बेटा, एड्स की। ये टेस्ट कर लिया हमने, उसका क्या कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया बेटा। अब चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है बेटा, तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कुछ इस तरीके का सिंबल आप यूज़ करते हो, कुछ इस तरीके का ऐसे, ठीक है, रेड कलर का रिबन होता है, ऐसे करके यूज़ करते हो उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। इंडिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और कुछ अच्छी NGOs भी हैं जो एड्स के प्रति जागरूकता फैला रही हैं लोगों में। ठीक है, तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बेटा नाको। ठीक है, नाको क्या है बेटा, नेशनल एड्स कंट्रोल, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक कर रही है। तो बेटा यहाँ पर हमारी खत्म होती है आज की क्लास, जिसमें हमने इतना सारा डायमेंशन देखते हुए क्या पढ़ा बेटा, एड्स को पढ़ा है। ठीक है, अब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए क्योंकि यार यहाँ पर सेटिस्फैक्शन आता है जब आप अच्छे से बच्चों को सिखा पाते हो। ठीक है यार, जब तक मन में सेटिस्फैक्शन ना है भाई, देखो यार, ये मैं टॉपिक आधे घंटे में भी इधर उधर करके ख़त्म कर सकता था कि हाँ ये हेल्पर से ऐसा ऐसा होता है, ये वो होकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ख़त्म करना यार मेन उद्देश्य नहीं है ना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं ना वो आप सीखो, बच्चों को सिखाना उद्देश्य है यार। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना सारा कुछ कर सकता हूँ, 2 घंटे अगर मैं खड़े होकर लगातार पढ़ा सकता हूँ बेटा ना, तो फिर आप यार 2 घंटे बैठ के तो पढ़ ही सकते हो ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगा होगा आपको। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इतना यार, इतना काम तो कर ही सकते हो ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फैमिली आपकी है, ये जो भी
मैं कर रहा हूँ, ये सब आपके ही प्यार के कारण कर रहा हूँ। इतना सारी मेहनत भी किसके कारण कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन आप ही लोग से मिलती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं यार। फिर वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उन बच्चों की मेरे ऊपर कि यार आपको ये करना है। ठीक, तो दीपक सर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दीपक सर पढ़ाएंगे तो कैसे भी पढ़ाएंगे, बट वो सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।